हमारा भूगोल विषय के अंदर पहला अध्याय जल संसाधन चल रहा था। जल संसाधन में हमने सबसे पहले जल संसाधन के बारे में अर्थ समझ लिया था। उसके बाद पृथ्वी पर जल की उपलब्धता देख ली थी, कितनी किस मात्रा में है। और आगे हम जल प्रबंधन पढ़ रहे थे। जल प्रबंधन में हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जान लिया था कि बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या होता है और उनके उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। आज हम कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में संचालित की जा रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारा चल रहा था और अब देखेंगे कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत में दो तरह की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, एक केंद्र सरकार के द्वारा और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग दो तरह की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक केंद्र सरकार के द्वारा है और दूसरी है राज्य सरकारों की। केंद्र सरकार की परियोजनाओं में वित्त और उनका संचालन दोनों केंद्र सरकार करती है। जितना भी उनके अंदर पैसा लगता है वह केंद्र सरकार की तरफ से ही दिया जाता है और उनके संचालन का संपूर्ण भार केंद्र सरकार का रहता है। और जो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं उनमें राज्य सरकार वित्त का प्रबंध करती है और उनका संचालन की सारी देख रेख राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। राज्य सरकार किसी एक राज्य सरकार की भी हो सकती है जो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं, या दो राज्य सरकारें हो सकती हैं, दो राज्य आपस में मिलकर परियोजना संचालित कर सकते हैं, या दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। तो इसमें राज्य की परियोजना हो सकती है या राज्य प्लस राज्य की हो सकती है, या फिर दो राज्यों से भी ज्यादा की हो सकती है, जैसे 3 है 4 है, आपस में मिलकर ये योजनाएं शुरू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम केंद्र सरकार की कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। कुछ के नाम देख लेते हैं यहाँ। जैसे पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगली है दामोदर घाटी परियोजना। और तीसरी है हीराकुंड परियोजना। चौथी है टिहरी परियोजना। अगली है रिहंद परियोजना। और इसके बाद है कोसी परियोजना। तो केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य जो योजनाएं हैं वह पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी परियोजना, रिहंद परियोजना और कोसी परियोजना। केंद्र सरकार के द्वारा यह मुख्य परियोजनाएं हैं जो हमारे देश में संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपनी कुछ परियोजनाएं संचालित कर रही हैं, जहां हम यहाँ कुछ के नाम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी संचालित की जा रही हैं, जैसे चंबल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इसी प्रकार माही परियोजना, गंडक परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और भी अनेक परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकारों के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसे चंबल परियोजना, सरदार सरोवर, माही, गंडक, तुंगभद्रा। इनके अलावा भी बहुत सारी हमें परियोजनाएं हैं जो अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के लिए या एक से अधिक राज्यों के लिए संचालित कर रही हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर केंद्र सरकार की 3 परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल, दामोदर और हीराकुंड। हमारे सिलेबस में ये 3 ही परियोजनाएं हैं, तो हम इन 3 के बारे में अध्ययन करेंगे
और राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनमें हम सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं वही हमारे सिलेबस में है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। यह जो परियोजनाएं हैं राजस्थान की, यह दूसरे राज्यों के साथ मिलकर भी हैं, किन्हीं के साथ दो अन्य राज्यों के साथ हैं, खुद की भी अकेले के भी हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। पहले आज हम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें भाखड़ा नांगल, दामोदर और हीराकुंड परियोजना हमारे सिलेबस में है। तो आज हम इन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। पहली हमारी योजना है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे पहले तो कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर बिलासपुर के निकट स्थित है। सतलज नदी है, स्थान कौन सा है? बिलासपुर। और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है और बिलासपुर नामक स्थान है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो यह सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इसका कार्य 1948 में आरंभ हुआ, 1948 में आरंभ हुआ तो 1963 में पूर्ण हुआ। इसको बनने में देख लीजिए 15 साल के लगभग का समय लगा। 1948 में यह शुरुआत देश आजाद होने के बाद और 1963 तक इसका कार्य चला। अब देख लीजिए, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। इस परियोजना का लाभ हिमाचल प्रदेश को ना मिलके राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है। यह इन 3 राज्यों के लिए बनाई गई योजना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सतलज और भाखड़ा नांगल परियोजना का हम उद्देश्य देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का जो उद्देश्य है वह सतलज और व्यास नहीं, यमुना नदी, सतलज और यमुना नदी, इनके मध्य जो दोआब पड़ता है, इनके मध्य सतलज व यमुना के मध्य का जो प्रदेश है या इन दोनों के मध्य का जो दोआब प्रदेश है उसका पेयजल, सिंचाई और विद्युत पेयजल, सिंचाई और विद्युत कौन से इलाके की? सतलज व यमुना के मध्य का जो भाग है उसकी पेयजल, सिंचाई और विद्युत की पूर्ति करने के लिए, आपूर्ति निश्चित करने के लिए इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया इस योजना का। इसका मुख्य उद्देश्य है सतलज और यमुना के मध्य का जो दोआब है या जो दोआब प्रदेश है उसमें पेयजल, सिंचाई और विद्युत की पूर्ति करने के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया। इसके बाद इसके ऊपर स्थित बांधों की हम स्थिति जान लेते हैं। सतलज नदी पे कौन कौन से बांध या भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए कौन कौन से बांध निर्मित किए गए हैं। यह मान लीजिए सतलज नदी है, इसमें पहला बांध है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध है और इससे 13 किलोमीटर नीचे चल के नांगल बांध है। इससे 13 किलोमीटर नीचे चल के नांगल बांध। अब भाखड़ा बांध 518.16 मीटर लंबा है और 167.64 मीटर चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, जो भाखड़ा बांध है उसकी लंबाई 518.16 मीटर है और इसकी चौड़ाई 167.64 मीटर है। यह बांध सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित विश्व में सीधा खड़ा सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा यह पॉइंट, क्या भाखड़ा बांध सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व में सीधा खड़ा
विश्व में सीधा खड़ा मतलब दीवार की तरह खड़ा हुआ सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। और यह दोनों बांध भाखड़ा और नांगल पंजाब में स्थित हैं, दोनों ही पंजाब में स्थित हैं। अब यह नांगल बांध इससे 13 किलोमीटर नीचे है और इसका निर्माण जो भाखड़ा बांध के ओवरफ्लो, यह पूरा बांध भरने के बाद जो आगे पानी जाता है उसके लिए निर्मित किया गया और यह भी पंजाब में स्थित है और इससे 13 किलोमीटर आगे या नीचे चल के इसका निर्माण किया गया है। अब इन दोनों बांधों के ऊपर कुछ नहरें निर्मित की गई हैं, नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। वो नहरें कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नांगल जो बांध है उनसे कुछ नहरें निकाली गई हैं। वो नहरें कौन कौन सी हैं यहाँ देख लेते हैं। पहली है भाखड़ा नहर, इसके बाद है नांगल नहर, इसके बाद है सरहिंद नहर। तो भाखड़ा नांगल बांध से भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर और एक है बिसत दोआब नहर, बिसत दोआब नहर। जो बिसत दोआब नहर है यह व्यास और सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसके लिए निकाली गई है यहाँ से। और दूसरी एक अंतिम नहर है नरवाना नहर। तो भाखड़ा नांगल बांध से कुछ नहरें निकाली गई हैं जो है, पहली है भाखड़ा नहर, दूसरी है नांगल नहर, तीसरी है सरहिंद नहर, बिसत दोआब नहर और नरवाना नहर। यह मुख्य नहरें हैं जो भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा नांगल परियोजना से नहरी प्रणाली का विकास करने के लिए निकाली गई हैं। भाखड़ा नांगल नहर पर 3 विद्युत परियोजनाएं या 3 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। 3 विद्युत ग्रहों की स्थापना इस पे की गई है। 3 विद्युत ग्रह यहाँ स्थापित किए गए हैं। पहला है नांगल विद्युत ग्रह, नांगल, कोटड़ा और गंगवाल। यहाँ इस परियोजना के ऊपर 3 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। पहला है नांगल विद्युत ग्रह, कोटड़ा विद्युत ग्रह और गंगवाल विद्युत ग्रह। तो इस प्रकार से हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना है उसकी समस्त जानकारी हमने देख ली है। अब अगली हमारी जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं थी उनमें पहली हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना हो चुकी है। अब हम दूसरी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दामोदर घाटी परियोजना आजाद भारत की पहली परियोजना थी। भारत के आजाद होने के बाद जो पहली परियोजना भारत में स्थापित की गई वो दामोदर घाटी परियोजना थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी ये, जो 1948 में प्रारंभ की गई थी और सबसे पहले निर्मित होने वाली परियोजना यही थी। 1948 में आरंभ की गई थी। पहला हमारा हो गया है पॉइंट, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिमी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? दामोदर नदी के ऊपर। और दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल का शोक। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दामोदर नदी है यह मार्ग परिवर्तन व बाढ़ के लिए कुख्यात नदी थी ये। और सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी बंगाल में होता था। यहाँ वर्ष में लगभग दामोदर नदी से बाढ़ जरूर आती थी और सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी दामोदर नदी है। पश्चिमी बंगाल का लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम बंगाल का इस नदी की बाढ़ से पीड़ित रहा है। इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है।
तो दामोदर नदी के बारे में हमने कुछ जानकारी यहाँ देख ली है। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थापित की गई? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी मार्ग परिवर्तन द्वारा सर्वाधिक बाढ़ कहाँ लाती है? बंगाल में। और कितना क्षेत्र इससे प्रभावित है? लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे प्रभावित है। दामोदर नदी बिहार, झारखंड, और पश्चिमी बंगाल में बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है यह बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बहती हुई कौन सी नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की 3 सहायक नदियां हैं। जो दामोदर नदी है इसकी सहायक नदियां क्या बोलते हैं? जो इनमें आके मिलती है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं। यह दामोदर नदी मान लीजिए और ये इसकी 3 सहायक नदियां हैं जो अपना जल इस नदी में लाके मिला देती हैं, उसी को सहायक नदियां कहते हैं। एक है बाराकर, दूसरी है बोकारो। बाराकर, बोकारो और एक तीसरी नदी है कोनारो नदी। यह जो दामोदर नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों के ऊपर बांध भी बने हुए हैं जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। सबसे पहले हम इन बांधों के बारे में जान लेते हैं। बाराकर नदी के ऊपर मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, 3 बांध बनाए गए हैं। बाराकर जो नदी है उसके ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं। बाराकर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया, यह 3 बांध है जो बाराकर नदी के ऊपर बनाए गए हैं। बाराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं और दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत इसके ऊपर 3 बांध निर्मित किए गए हैं। अगली नदी है हमारी बोकारो नदी, जिसपे बोकारो बांध बनाए गए हैं। इसपे एकमात्र बांध बनाया गया है जो बोकारो है। इसके बाद तीसरी नदी हमने देखी थी कोनार नदी, जिसपे कोनार बांध बनाया गया है। कोनारो नदी जिसपे कोनारो बांध है। और अब दामोदर नदी घाटी के ऊपर भी कुछ बांध बनाए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम कौन कौन से बांध निर्मित किए गए हैं दामोदर नदी पे। दामोदर नदी पे 4 बांध बनाए गए हैं। अघर, बरमो, बाल पहाड़ी और दुर्गापुरा। दामोदर नदी के ऊपर दामोदर नदी पे 4 बांध बनाए गए हैं। अगर, बरमो, बाल पहाड़ी और चौथा है दुर्गापुरा। एक बात ध्यान से देखिएगा, बाराकर नदी के ऊपर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। बोकारो नदी पे बोकारो, कोनारो नदी पे कोनारो बांध और दामोदर नदी पे 4 बांध बनाए गए हैं। अगर, बरमो, बाल पहाड़ी और दुर्गापुरा। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत इन नदियों के ऊपर यह बांध बनाए गए हैं। इन्हें आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, बांधों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब एक है अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी घाटी परियोजना, अब हम इसकी चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं? टेनेसी नदी, जो टेनेसी घाटी परियोजना है, टेनेसी वैली सिविलाइजेशन जो परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसको आधार मानकर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है।
इसके प्रारूप के अनुसार ही इसके प्रारूप का अध्ययन करके इसके प्रारूप के अनुसार ही इसी के जैसी दामोदर घाटी नदी परियोजना भारत सरकार के द्वारा बनाई गई। यह एक बार फिर देख लीजिए, अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना संचालित थी, उसी के प्रारूप को देखते हुए भारत सरकार ने दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया। तो हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना में देख लिया कि यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है और पश्चिमी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। इसके बांध देख लिए और अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के प्रारूप के अनुसार यह निर्मित की गई है, यह देख लिया। अब इसमें 3 विद्युत ग्रहों का भी निर्माण किया गया है, जो है दुर्गापुरा, पहला विद्युत ग्रह दुर्गापुरा है, बोकारो। 3 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, दुर्गापुरा, बोकारो और चंद्रपुर। दामोदर नदी घाटी परियोजना पे 3 विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। पहला है दुर्गापुरा विद्युत ग्रह, दूसरा बोकारो विद्युत ग्रह और तीसरा है चंद्रपुर विद्युत ग्रह। इसके बाद इस परियोजना के ऊपर 2500 किलोमीटर क्षेत्र में नहरी प्रणाली भी विकसित की गई। नहरी प्रणाली 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली नदी के ऊपर या इस परियोजना के ऊपर विकसित की गई। तो यह हमारी दूसरी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना भी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब तीसरी और अंतिम परियोजना हमारी बची है हीराकुंड परियोजना। केंद्र सरकार की हमारे सिलेबस में 3 परियोजनाएं थी, पहली भाखड़ा नांगल, दूसरी दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी है हीरापुरा परियोजना। 2 के बारे में हमने देख लिया है और तीसरी और अंतिम है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के शोक नाम से विख्यात या प्रसिद्ध नदी महानदी के ऊपर यह परियोजना स्थापित की गई है। उड़ीसा के शोक के नाम से विख्यात नदी महानदी पर यह परियोजना स्थापित की गई। पहला हीराकुंड परियोजना में हमारा पॉइंट क्या है? उड़ीसा का शोक कही जाने वाली जो महानदी है उसके ऊपर यह परियोजना स्थापित की गई। यह प्रायद्वीपीय भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आप जानते होंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 और जल से घिरा हुआ भाग हो, स्थल भाग हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो उड़ीसा इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और उड़ीसा में स्थापित है हीराकुंड परियोजना। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलकर उड़ीसा नदी घाटी परियोजना में बहती हुई बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई यह बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। नदी घाटी में बहती हुई आती है और उड़ीसा में क्या करती है? यह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकल के उड़ीसा राज्य में बहती हुई बाढ़ की स्थिति, अधिकांश बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करती है उड़ीसा में। इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थापित है जो उड़ीसा में स्थित है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उड़ीसा राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है बाढ़ के द्वारा, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। हीराकुंड परियोजना के तहत संबलपुर नामक स्थान पर हीराकुंड नामक बांध स्थापित किया गया। हीराकुंड बांध जो लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ था।
यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 किलोमीटर लंबा है, सॉरी मीटर, 4801 मीटर लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर में बनाया गया था। इस योजना को 2 चरण में पूरा किया गया। पहला चरण था हीराकुंड बांध का निर्माण और दूसरे चरण में इसमें 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में हीराकुंड बांध का निर्माण किया और इससे नहरें निकाली गई, सेशन, बोरगढ़ और संबलपुर। जो हीराकुंड बांध है यह प्रथम चरण, यह परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण हीराकुंड बांध का निर्माण किया और इससे नहरें निकाली, संबलपुर नहर, सेशन नहर और बोरगढ़ नहर, 3 नहरें निकाली गई इससे, संबलपुर, सेशन और बोरगढ़ नहर। प्रथम चरण था इसका हीराकुंड बांध का निर्माण और इससे 3 नहरें निकाली गई, संबलपुर, सेशन और बोरगढ़। और तो द्वितीय चरण था, जो दूसरा चरण था, उस पर इसमें 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हीराकुंड परियोजना के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। यह उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं और इसके ऊपर हीराकुंड नामक बांध बनाया गया, जो लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बांध था। हीराकुंड इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में हीराकुंड बांध का निर्माण और 3 नहरें निकाली गई, संबलपुर, सेशन और बोरगढ़ नहर। द्वितीय चरण में इसके ऊपर 4 विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हमारे जो सिलेबस में थी 3 योजनाएं दी गई हैं, उन तीनों के बारे में हमने एक एक करके जान लिया है। आगे हम राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो परियोजनाएं हैं वो आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।